friends, welcome to Chemistry Champs. In this video we are learning structures of atom and this is the unit second of class 11. So start with dual behavior. So in order to overcome the drawback of Bohr's atomic model, there are several attempts to make more suitable and general model. So यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रॉबैक थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल को, उनको कम करने के लिए, मोर सुटेबल एटम को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट दिए गए हैं. तो ये जो डेवलपमेंट है टू फैक्ट्स पे बेस्ड रहता है. सो फर्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो स्टार्ट विथ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. सो देयर वाज एन फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड de Broglie in 1924 proposed that matter like radiation also exhibit dual behavior. Means जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उनका जो बिहेवियर होता है टू टाइप्स का होता है, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है. तो डी ब्रोगली ने कहा जो मैटर होता है उसका भी जो बिहेवियर होता है वो ड्यूअल होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है एज वेल एज वेव नेचर भी होता है. ठीक है, तो इट मीन्स इट जस्ट लाइक एन फोटोन, मतलब ये फोटोन की तरह एक्ट कर रहा है. जिस इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास उसका मोमेंटम भी होगा और उसके पास वेवलेंथ भी होगी. तो द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, तो जो वेव एसोसिएट करेगी जिस पार्टिकल के साथ, तो उसको हम बोलेंगे ए मैटर वेव और अ डी ब्रोगली वेव. ठीक है, सो डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, वेवलेंथ एसोसिएट कर रही है किसी पार्टिकल की जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसकी वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे. सो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h by mv एंड इन दिस लैम्डा इज वेवलेंथ, h is Planck constant and the value of Planck constant is 6.626 into 10 to power minus 34 joule second and m is the mass, v is the velocity. और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, p is equals to mv. p means momentum of particle, momentum of particle which has velocity v. ठीक है, अब हम डेरिवेशन निकालते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का. डेरिवेशन of de Broglie equation. So this is based on the mass energy relationship of Max Planck and Einstein. So according to Max Planck, the photon of energy is equals to h nu according to Max Planck. ठीक है, so this is our equation number 1 and according to Einstein their mass energy relationship is equals to E is equals to mc square. ठीक है, so this is our second equation. Now combining equation 1 and 2, so there is E and there is also E, so h nu is equals to mc square. तो अगर हमको यहाँ पे न्यू की वैल्यू निकालनी है, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, ये रिलेशन हमको पता है, तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा और ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे. तो h c बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. सो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc और यहां से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mc. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली. अगर हम इस c को c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इसको हम अगर रिप्लेस कर दे v से, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन. तो इससे हम क्या कह सकते हैं
कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, बिकॉज एम वी इज मोमेंटम एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। तो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द momentum. So now we move on to the significance. So what is the significance? So de Broglie suggests that a particle which are in motion, so they behave like a wave. Because अगर कोई भी पार्टिकल वो अगर मोशन के अंदर है तो वो वेव की तरह एक्ट करेगा। और ये जो सिग्निफिकेंट है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के पास क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ होगी। शॉर्ट वेवलेंथ क्यों होगी, क्योंकि उनके पास जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है उसके पास मास ज्यादा होगा। तो नीचे वाली टर्म ज्यादा हो गई तो ये वाली वैल्यू कम आएगी, तो उसकी वेवलेंथ भी शॉर्ट होगी। तो हम प्रैक्टिकली क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। Now we solve the example. So the example is the velocity of electron in Bohr first orbit is 2.19 into 10 to power 6 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength. So हमने de Broglie wavelength का जो है फॉर्मूला निकाला है, so वो है lambda is equals to h by mv। ठीक है, और h की वैल्यू that is Planck constant, तो उसकी वैल्यू हमको पता है 6.626 into 10 to power minus 34 डिवाइडेड बाय m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। ठीक है, और वेलोसिटी हमको दी हुई है 2.19 इंटू 10 टू पावर 6। सो 2.19 इंटू 10 टू पावर 6। दिस इज इन किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 332 पिकोमीटर। तो ये हमारा इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। नाउ वी सोल्व द नेक्स्ट एग्जांपल। सो दैट इज शो द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल फॉर H hydrogen atom is an integral value of de Broglie wavelength associated with electron revolving around the orbit. तो इसमें हमको क्या निकालना है, circumference of Bohr orbit which is integral multiple of de Broglie। तो हमको मोमेंटम की जो रिलेशन है उससे पता है mvr is equals to nh by 2 pi। So momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। सो हम क्या करेंगे, 2 पाई को यहाँ ले जाएंगे और mv को नीचे ले आएंगे। सो 2 पाई r इज इक्वल्स टू nh बाय mv। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv। सो h बाय mv क्या होगा, लैम्डा। सो 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां से हमने बता दिया 2 पाई r क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट, and that is equal to integral multiple of de Broglie wavelength। तो ये हमारा आंसर आ गया। Now we move on to the Heisenberg uncertainty principle। Heisenberg uncertainty principle। So according to this principle, they can be considered as the dual nature of matter। So according to this principle, there can be it is impossible to find the exact position and the momentum of electron। So इस principle के according क्या है कि हम exact position और exact momentum नहीं बता सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और मैथमेटिकली it is given by, और ये किसने दिया था, वर्नर हेजनबर्ग, जो कि एक जर्मन फिजिक्स था, उसने ये दिया था प्रिंसिपल 1927 में। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। और p क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू mv।
तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू ये अगर m हम यहाँ पे लेके जाए तो डेल्टा v एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। ठीक है, इनमें से कोई भी रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो इसमें डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। डेल्टा अगर p लेते हैं तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा v लेते हैं तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो दैट इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसमें एक चीज और कह सकते हैं, अगर डेल्टा x की वैल्यू अगर लार्ज है तो इसमें डेल्टा v की वैल्यू स्मॉल होगी। अगर डेल्टा x की वैल्यू स्मॉल है तो डेल्टा v की वैल्यू लार्ज होगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नाउ वी मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। So this is ruled out the it travel or it trace the path of electron। So ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो ट्रेस कर सकता है। ठीक है, और ये जो सिग्निफिकेंट है ओनली अप्लाइड टू द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए अनसर्टेनिटी जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगी। तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई m। सो इसमें हमको h की वैल्यू पता है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, सो 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की। अगर यहाँ पे हमको एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की पता है और वो है 10 टू दी पावर 8 मीटर, हमको इसमें पोजीशन पता है, डेल्टा एक्स पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर पुट कर दे तो क्या होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर हम इसको इसके नीचे ले जाएं, ये ऐसे है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अगर यहाँ से डेल्टा वी निकालना है तो इसको हम इसके अपोन में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये है 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू है क्योंकि हमको अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिसकी जो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो ये है 10 टू पावर 8 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 4 ये ऊपर जाएगी, ये -8 है, सॉरी ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और यहाँ से बचेगा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है किसी भी माइक्रोस्कोपिक की वो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इसकी हम अनसर्टेनिटी नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फैक्टर आएगा, जो हमने अभी जो ये पढ़ा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम इज रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन। सो इसको हम अनसर्टेनिटी को हम रिप्लेस कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Heisenberg uncertainty principle. Now we move on to the example. Now we solve this example. So a golf ball has mass 40 gram and a speed 45 meter per second. If the speed can be measured with accuracy 2%, calculate the uncertainty in position. तो हमको uncertainty in position निकालना है। इन्होंने हमको मास की वैल्यू दी है 40 ग्राम और स्पीड दी है 45 मीटर पर सेकेंड, बट इन्होंने हमको विद एक्यूरेसी दिया है। विद एक्यूरेसी मीन्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी प्रेजेंट है। तो हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी
uncertainty in velocity is equals to 45 मीटर पर सेकेंड इंटू 2% है, सो 2 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज परसेंटेज में है तो इसको हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डेल्टा वी की वैल्यू। अब हमको निकालना है पोजीशन, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय 4 पाई m v। ये फॉर्मूला होता है, वैसे ये होता है फॉर्मूला डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h बाय 4 पाई m। तो हम इस डेल्टा v को भी इधर ले गए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, मास इन्होंने हमको दिया है 40 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो है, ये हमने निकाल ली 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हमारा इन्होंने ग्राम में दिया, अगर किलोग्राम में अगर हमको चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड मतलब 10 टू पावर माइनस 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.46 इंटू 10 टू पावर माइनस 33, ये हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Next example is, if the position of electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty of the momentum। तो हमको क्या कैलकुलेट करनी है? Uncertainty of the momentum। And suppose momentum of electron is equals to h by 4 pi m into 0.05 nanometer. Is there any problem defining this? तो सबसे पहले हमको अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम निकालनी है, फिर जो हमारी मोमेंटम निकलेगी उसका और इस मोमेंटम का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमको इन्होंने पोजीशन दिया है, सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू 0.002 नैनोमीटर। सो ये नैनोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.002 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब इस अगर 2 डेसिमल को हम उधर शिफ्ट कर दें, 3 को, सॉरी 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस, यहाँ पे 3 डेसिमल की है तो पावर ऊपर +3 हो जाएगी, तो 10 टू पावर माइनस 9 एंड माइनस 3, सो 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, और हमको मोमेंटम निकालना है तो हमको फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई m, और यहाँ पे हमारा डेल्टा x भी होता है तो हम डेल्टा x को यहाँ लेके आ गए, डेल्टा x। सो h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू में मास हमने यहाँ से निकाल लिया 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, sorry, this is the value of delta x, and mass of electron is 9.1 into 10 to power minus 31। ठीक है, so इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.638 into 10 to power minus 33। ठीक है, समथिंग ये आएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन्होंने हमको वैल्यू दी है h डिवाइडेड बाय 4 पाई m इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू में 0.05, सो ये नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.053 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 समथिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कहीं पे भी मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी मेजर नहीं हो रही। नाउ वी मूव ऑन टू द quantum mechanical model of atom. So, if it is a branch of science deal with the dual nature of matter like particle nature or wave nature, so it is called quantum mechanics. तो कोई भी ब्रांच, साइंस की ब्रांच डील करती है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से, लाइक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे किसी पार्टिकल के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई है और उसका आंसर सेम है क्लासिकल मैकेनिक्स के, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट्स और प्रोवाइडेड होंगी और यहाँ पे एक स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन भी आ जाएगी। तो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? तो सबसे पहले वर्नर हेजनबर्ग और इरविन स्क्रूडिंजर, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। सो बाद में इरविन स्क्रूडिंजर ने एक पोस्टुलेट दिया अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम which apply dual nature of atom, dual nature of matter and Heisenberg uncertainty, ठीक है। तो इरविन ने जो बाद में बताया था कि बोला था कि ये जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो ड्यूअल नेचर को भी मानती है और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है। तो इन 1927 इरविन स्क्रूडिंजर गेव एन वेव इक्वेशन फॉर द 3-dimensional इक्वेशन दैट इज कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल जेड स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस बी साई इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई जेड दीज आर द डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स और साई इज द वेव फंक्शन एंड ई इज द पोटेंशियल एनर्जी and V is the potential energy, ठीक है। तो and x y z these are the coordinates. When we solve this equation, so there are some quantum numbers will be found like n, l, m. When we solve this equation, so there are many results are formed and these are called quantum numbers. And if there are particles which does not change with time, so the solution of this equation is like that: h psi is equals to e psi, and in this h is Hamiltonian operator, ठीक है। तो ये थी हमारी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। तो अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। Hydrogen atom and Schrödinger wave equation. So first is, with the help of using of Schrödinger wave equation, there are some energy states are given and these are called eigenvalues.
and with these eigenvalues there are certain eigenfunction are obtained. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां पे हमको कुछ आइगन वैल्यूज मिलती हैं, कुछ वैल्यूज मिलती हैं जिनको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग में कुछ आइगन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऑपरेटर है और ये हमारा फंक्शन है, उसके ऊपर हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। सो दिस कैन बी से दैट when we operate an operator on the eigen function, so there is an eigen value will be obtained and eigen function also will be obtained. Now the second is, if we solve the Schrödinger wave equation, so these are in quantized form, so there are some quantum numbers are obtained. So first is n, l, m, so these are called principal quantum number, and second is L, that is azimuthal quantum number, and third is magnetic quantum number. Now the third is psi is a wave function, it is a mathematical function and which is depend upon the coordinate of electrons and it does not carry any meaning. So ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन की जो कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है और बाकी इसका कोई अदर मीनिंग नहीं है। और जब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम की हम अगर बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ द फोर्थ इज, जो हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, सो हाइड्रोजन के लिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जो डिपेंड होगा वो सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो वो डिपेंड होता है एन एल पे। सो दीज आर द डिफरेंस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। और अगर हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बात करें, जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही फुल्ली एक्सप्लेन कर पाता है, बाकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं जो हाइड्रोजन के अलावा होते हैं जैसे कि हीलियम एटम, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमको कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स। सो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स आर द सराउंडेड द न्यूक्लियस एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन इट। एंड ऑर्बिट्स क्या होता है? ऑर्बिट्स आर द स्पेस सराउंड द न्यूक्लियस एंड इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिस ऑर्बिट में मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिट्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो चारों न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। सो सेकंड इज, इन दिस वेव नेचर एंड अनसर्टेनिटी, इन दोनों चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता ऑर्बिट्स के अंदर, बट ऑर्बिटल्स के अंदर अनसर्टेनिटी एंड वेव नेचर दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इन दिस देयर इज नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज।
but in orbitals there are only s orbital don't have any directional properties, but the other orbitals like p, d, f, these have directional properties. Now the next is the electron present in an orbit is given by the formula 2n square. The maximum number of electron present in an orbit is given by this formula. And if there are electron present in an orbit, so there are only 2 electron present in only one orbit. So 2 electron. यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2n स्क्वायर दिस फॉर्मूला से दिए गए हैं. ठीक है. नाउ वी स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ साई. जो साई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. ठीक है. तो साई क्या है हमारे पास? साई इज अ वेव फंक्शन. तो सिंपली ये प्रेजेंट है, तो इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो इसको हम इसलिए लेते हैं साई स्क्वायर में. एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इट. सो दिस इज मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इट. Now we move on to the importance of quantum mechanical model of atom. So first is there are energies in an atom is quantized. Quantized means they have only a specific certain value. तो सबसे पहले तो हमने ये बताया कि क्वांटाइज होंगी एनर्जीज. सेकंड ये है जो ये एनर्जी है क्वांटाइज है. यहां से हमको पता चल रहा है कि क्वांटाइज है तो यहां से वेव फंक्शन भी प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली. क्वांटाइज है तो यहां से वेव फंक्शन होगा. वेव फंक्शन होगा तो ये किस चीज को अलाउड करेंगे? स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को. एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज इसकी हेल्प से हम पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहां से हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर एग्जैक्ट कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ इज if there are electron present in an orbital, so these are called atomic orbitals, and in these only maximum 2 electrons are present. Now if there are multi electron system is present, so these are present in increased number. तो इसको हम इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में फिल करते जाएंगे और एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. Now the fifth is if we finding the probability of electron present in it, so it will be directly proportional to the wave function square. So अगर हमको probability निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, so वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वेव फंक्शन के, वेव फंक्शन दैट इज साई, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. So that's for this video guys. So thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.